बनवाड़ा में बोरे में मिली लाश का पुलिस ने किया खुलासा। रामेश्वर की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, 1 फरार। गांव बनवाड़ा में चंबल नदी के पुल के नीचे बोरे में शव मिलने के मामले का खुलासा बुधवार को एएसपी ने किया, जिसमें हत्या के मामले में 4 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जबकि 1 फरार बताया। 2020 को थाना नागदा के ग्राम बनवाड़ा में चंबल नदी के किनारे पर किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी नागदा एवं अपनी टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और जहां पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और निरीक्षण किया गया। एक सड़ी गली लाश मौके पर पाई गई और घटना के बारे में जब बारीकी से पता किया गया तो मृतक जो है वो थाना खाचरोद से एक गुम इंसान मृतक रामेश्वर पिता शंकरलाल राठौर, जो कि दिनांक 20 तारीख को घर से गायब था। आगे पूछताछ पर घर वालों के कथन और उसके दोस्तों के कथन पर पता चला कि उसका साथी मिस्त्री समृत बलई जो है, जिसको मृतक ने 60,000 रुपये 2% ब्याज पर उधार दिए थे, जो 1 साल पहले दिए थे और समृत द्वारा उसके पैसे अभी तक लौटाए नहीं गए थे, जिसको मृतक द्वारा बार बार उसे मांगा जा रहा था। गांव बनवाड़ा में चंबल नदी के ब्रिज के नीचे छोटा चिरोला निवासी रामेश्वर पिता शंकरलाल उम्र 32 वर्ष की हत्या का खुलासा बुधवार को एएसपी आकाश भूरिया ने प्रेस वार्ता लेकर किया। एएसपी भूरिया के अनुसार रामेश्वर और समृत दोनों मिस्त्री का काम किया करते थे। समृत को आवश्यकता होने पर रामेश्वर ने 60,000 रुपए 2% ब्याज पर उधार दिए थे। 20 जुलाई को समृत ने रामेश्वर को मोबाइल कर उधार रुपए लौटाने के लिए बुलाया। जब रामेश्वर नहीं लौटा तो परिजनों ने 23 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज करवाई। 27 जुलाई को रामेश्वर की लाश बनवाड़ा में मिली, जिसका पीएम मंगलवार को इंदौर में करवाया गया था। परिजनों ने बताया कि 22 जुलाई को रामेश्वर ने पप्पू गोयल से चर्चा कर बताया कि वह समृत से उधार रुपए लेने जा रहा है। पुलिस के अनुसार रामेश्वर ने आरोपी भेरूलाल पिता रामचंद्र निवासी छोटा चिरोला, समृत पिता निर्भय राम निवासी खासरोद, बबलू पिता गड़ी भेंसोला, रवि के साथ चंबल नदी किनारे पार्टी की। इसी दौरान रुपए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आरोपियों ने रामेश्वर पर चाकू और बियर की बोतल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रामेश्वर की लाश को झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया। एएसपी ने सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, टीआई आरके बरिया खासरोद, एसआई हरिज्ञान सिंह, एसआई सुनील परमार आदि की सराहनीय भूमिका बताई। तो दिनांक 20 तारीख को भी वो 60,000 रुपये जो अपने ब्याज सहित 60,000 रुपये लेने के लिए आरोपी समृत के पास गया। उसके साथ में भेरूलाल करके भी एक संदेही है जो साथ में ही था। जब इस बारे में और बारीकी से पूछताछ की गई तो दिनांक 27 को जो लाश मिली है, 26 तारीख को मृतक की मोटरसाइकिल ग्राम फानपुर और मल्लाखेड़ी गांव के बीच में पुलिया के नीचे मिली थी, जिस पर से और थोड़ा संदेह समृत पर बढ़ा। और जब बारीकी से इस मामले में जांच की गई तो समृत को कस्टडी में लिया गया। समृत के साथ में उसके 2 साले बबलू और रवि को भी कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेने के बाद जब इनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया मृतक जो है समृत से 60,000 रुपये जो उधार दिए थे वो मांगता था और 2% ब्याज सहित उसके 90,000 रुपये हो रहे थे। और साथ में ये लोग मृतक को लेकर के चंबल नदी के किनारे घटनास्थल पर शराब पार्टी करने गए और जहां पर इन दोनों की पैसे की बात को लेकर के बहस हुई और बहस के दौरान इन लोगों ने शराब के नशे में मृतक पर चाकू से और बियर की बोतल से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उन्होंने उसकी डेड बॉडी को वहीं पर झाड़ियों में दबा करके रख दिया और वहाँ से फरार हो गए। अब 27 तारीख के दिन सवेरे जब उसकी लाश मिली तो इनको खबर हो गई कि उसकी लाश मिली है और वहाँ से ये लोग इधर उधर होने का प्रयास में थे, जहाँ पर पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से इनको कस्टडी में लिया। और कस्टडी में लेने के बाद जब पूछताछ की तो इनके द्वारा मृतक की हत्या कर शव को वहाँ पर छुपा देना स्वीकार किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रथम आरोपी समृत जो कि मुख्य आरोपी है, दूसरा आरोपी बबलू बलई, तीसरा आरोपी रवि बलई, तीनों को गिरफ्तार किया है। और चौथा आरोपी जो इसमें भेरूलाल है वो घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है, तो उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
को मर्डर कर दिया था। ये 20 तारीख को ये मृतक घर से निकला था, किंतु 22 तारीख को ये भेरूलाल के साथ में खाचरोद में दिखा था। इस बीच में कहाँ 2 दिन का रहा? हाँ, इस बीच में भेरूलाल के साथ में रहा है, तो भेरूलाल अभी कस्टडी में नहीं है। अच्छा, भेरूलाल के कस्टडी में आने पर ये 2 दिन की भी कहानी इसमें खुल जाएगी। फिर गुनसुली का प्रकरण आपने बताया? अब जैसे ही डेड बॉडी मिली तो ये इधर उधर, चूंकि इन्होंने घटना कारित की थी तो ये इधर उधर फरार हो गए थे। पुलिस ने बड़ी तत्परता से, खाचरोद पुलिस की मदद लेकर के, नागदा पुलिस और खाचरोद पुलिस ने दोनों ने मिल करके इन्हें गिरफ्तार किया। कहाँ से किया सर? तो ये दे नहीं रहे थे? खाचरोद में इनके गांव के पास में से ही भागने की फिराक में थे, वहीं से तो सर ये केस क्या खाचरोद पुलिस मिली है, तो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और यहीं से पूरा इसका। फिर खाचरोद में 23 तारीख को जिससे गुमशुदगी दर्ज हाँ, जिससे कभी संपर्क किया हो उनसे? नहीं, दिनांक 22 तारीख को मृतक से वहाँ के जो पप्पू गोयल जो खाचरोद के निवासी हैं, उन्होंने संपर्क किया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं भेरूलाल के साथ में समृद्ध के पास पैसे लेने जा रहा हूँ। कलेक्टर ने 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया, एएनएम को निलंबित किया। भीकमपुर गौशाला में शेष बचे कार्य को 7 दिन में करने के निर्देश दिए। गांव जलवाल में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने बुधवार को क्षेत्र के 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया। भीकमपुर गौशाला में सरफेस स्लिप नहीं होने पर इंजीनियर को फटकार लगाई। बड़ा गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम के अनुपस्थित होने पर निलंबित करने के आदेश दिए। पूर्व विधायक ने कलेक्टर को बीमा राशि के छूट चुके 7 गांवों को किसानों को अतिशीघ्र राशि उपलब्ध कराने की बात कही। गौशाला के संचालन के लिए समिति बनाई जाएगी, जिसका बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा। कलेक्टर ने डीई को दोनों गौशालाओं में त्वरित कार्रवाई कर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। सर आज ग्रामीण क्षेत्र का विजिट किया, सर क्या पाया सर आपने? सर देखिए, आज भीकमपुर और बड़ा गांव में मेरे द्वारा दौरा किया गया है, और जिसमें खास तौर पर जो गौशालाएं हैं उनका निर्माण देखा गया है, और इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया गया है। इसके अलावा दूसरे हाफ में मेरे द्वारा और 2-3 पंचायतों का, जिसमें खास तौर पर जो ड्रेस सिलने वाला जो काम हो रहा है और जो अपना मनरेगा के अंदर फल पौध रोपण का काम हो रहा है, उसकी भी विजिट करी जाएगी। गौशालाएं बहुत अच्छी यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन जो हमारी 13 गौशालाएं लगभग बनके तैयार है, उनमें अभी तक कोई गाय नहीं रखी गई हैं। तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर हम लोग सभी 13 गौशालाएं जो हैं वो अपने ज़िले में जो है वो सारी चालू करेंगे। इसके अलावा उनका रखरखाव कैसे हो, इसके लिए एक विस्तृत प्लान हम लोग बना रहे हैं। एक समितियों के माध्यम से उनका रखरखाव सुनिश्चित कराएंगे, और एक बैंक खाता भी खोलेंगे सभी गौशालाओं का, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति दान देना चाहता है, गाँव का व्यक्ति कोई उसमें हिस्सेदार बनना चाहता है गौ सेवा में, तो उसको भी पूरा का पूरा मौका मिले। ज़्यादातर गौशालाओं के आसपास सरकारी ज़मीन है जो चरागाह के रूप में विकसित करी जानी थी, लेकिन उस पर अतिक्रमण बहुत हुआ है। तो बड़ा गांव और भीकमपुर दोनों जगह लगभग 2-3 हेक्टेयर की ऐसी ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण किया हुआ है सरकारी ज़मीन पे। उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश एसडीएम्स को दिए हैं। कुल मिला के हम लोग 7-8 दिनों के अंदर सारी गौशालाएँ चालू कराएँगे। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करी गई है, खासतौर पर कोरोना के कुछ मरीज़ यहाँ पर निकले हैं, उस संबंध में सभी को हिदायत दी गई है कि बिल्कुल ही हम लोगों को रिलैक्स नहीं होना है। कोरोना अभी भी हमारे बीच में विद्यमान है, लगातार नए अपने शिकार जो है वो ढूंढता रहता है। तो सभी लोगों को प्रमोट करें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए, और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक भी जो आगामी केसेज आए उनमें कोई मृत्यु न होने पाए, सभी लोगों को हम लोग बचा सकें। सर, आपने अतिक्रमण की अभी इसी तरह के 2 इशू यहाँ नागदा में बड़े सामने आए हैं। एक गांव जलवाल है, जलवाल तालाब में ग्रेसिम ने बहुत सारी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है, और उसके अगेंस्ट में कुछ शिकायतें भी आपके पास आई है। इसी तरह का एक और इशू आया था कि यहाँ एक प्लांट बना रहे हैं ग्रेसिम के लोग, और उस प्लांट में नगर पालिका के सीओमओ ने आदेश दिया कि उसका कार्य को रोका जाए, लेकिन सीओमओ के आदेश का भी उल्लंघन कर दिया गया। तो इन दोनों इशू के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तो ये मामले आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। अभी स्थानीय प्रशासन से इसकी चर्चा करके इसका संज्ञान लिया जाएगा, और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अगर शासकीय जमीन पर हो रहा है तो उसको हम लोग जरूर हटाएंगे। सर, गोचर भूमि पे वैसे आपने रिपोर्ट मांगी है क्या? किन गोचर भूमि के ऊपर? देखिए, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं मांगी है, लेकिन जहाँ जहाँ पर अभी गौशालाएं हैं प्रथम चरण में, वहाँ के आसपास की जितनी भी ज़मीन है उसको हम लोग तत्काल मुक्त करवाएंगे 7-8 दिनों के अंदर। इसके अलावा जो गोचर भूमि की जानकारी है हम लोगों को शासन स्तर पर भी भेजनी है, वो जानकारी अलग से कलेक्ट कराई जा रही है, उसमें हो सकता है समय लग जाए, लेकिन गौशालाओं वाली जो ज़मीन है उसको तत्काल करें। सर, चमन नदी के किनारे मेतवास में भी सर बहुत सारे भट्टे वाले और निजी लोगों ने भी कब्जा कर रखा है। निश्चित रूप से इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में भी आपने बोला कि मैंने पूरी जी, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए अपने यहाँ पर कोई प्रयास कर रहे हैं क्या?
देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की जहाँ तक बात है, अभी हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट तो बहुत जो सारे हैं। दो मुख्य ध्यान हैं, एक हमारा कोरोना के ऊपर ध्यान है और दूसरा टीकाकरण है, क्योंकि टीकाकरण कोरोना के चक्कर में काफ़ी हमारा पिछड़ गया था। तो उसके लिए सारी जितनी भी हमारी एएनएम है, एमपीडब्ल्यू हैं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि टीकाकरण की जो हमारी पेंडेंसी क्रिएट हुई थी 2-3 महीनों की, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। और कोरोना से संबंधित हम लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है। कहीं पर भी अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार संबंधित ज़रा सा भी लक्षण होता है तो हम लोग तत्काल उसका सैंपल कर लें। सैंपल साइज़ जो भी 60-70 के आसपास हमारी है यहाँ पर नागदा और उसके आसपास के गाँव की, उसको बढ़ा के हम लोग 150 करेंगे जल्दी ही 2-3 दिनों में, जिससे कि सैंपल्स की संख्या बढ़े और डिटेक्शन जो हमारा कोरोना का है वो हमारा ज़्यादा आसानी से हो। सर, नागदा नगर के व्यापारी आपसे मिले थे रविवार को अवकाश के लिए सर? देखिए, नागदा नगर व्यापारी रविवार के जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, उसमें ढील देने के लिए मिले थे, लेकिन चूंकि ये राज्य सरकार का आदेश है, इसीलिए संडे वाली ढील जो है वो नहीं प्रदान करी जा सकती है। जहाँ तक त्यौहार की बात है, त्यौहार के दिन खुला रहेगा और सभी लोगों को जो भी चीज़ें खरीदनी होंगी वो पहले खरीद कर रख सकते हैं। और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरी जनता से मेरी अपील रहेगी कि कोरोना का एकमात्र विकल्प सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ही है। तो त्यौहार का सीज़न है, आप लोग बाहर जाएंगे लेकिन सावधानी रखें, मास्क हमेशा लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। सर, शाम को बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, नदी पर रेत का खनन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इस संबंध में मुझे कुछ स्पेसिफिक स्थान बता देंगे तो निश्चित रूप से हम अचानक टीम भेज के जरूर हम लोग उस पर करेंगे। सर शाम को मैं अभी यही हूँ, तो मैं अभी यही हूँ, आप लोग यहीं पर मुझे लिस्ट जो है प्रदान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसके बारे में सर? हाजरोद में? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो निश्चित रूप से वहाँ सीवर मिल रहा होगा आसपास से, तो हम लोग पहचान करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे वहाँ पर सीवर मिल रहा है। यहाँ पे एसडीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करके उसका जरूर निराकरण। सर, एक बड़ा इशू है कि महात्मा गांधी के परिवार की एक यहाँ धरोहर है नागदा में, और उस धरोहर पर कुछ माफियाओं ने कब्जा कर लिया, और इस इशू को मैंने आज से 6-7 साल पहले उठाया, लेकिन उस फाइल को आपके अधिकारियों ने घुमा दिया नागदा की, और जस्ट वो फाइल अभी हाल ही मिली है, लेकिन उसके बाद भी उस फाइल को पूरा पेंडिंग एसडीएम कार्यालय में कर दिया गया है। तो उसके बारे में आप क्या हमारे सामने मौजूद है, एसडीएम साहब देख लेना, हम लोग जरूर उस पर वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कलेक्टर आशीष सिंह से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल रमेश गौतम और दीनदयाल चिकरू ने कलेक्टर को बताया कि 22 मार्च को लॉकडाउन के बाद से ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों को काम पर नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे श्रमिक और उनके परिजनों को जीवन यापन करने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक के ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह ईएसआई की राशि उनके वेतन से काट ली जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों को ईएसआई की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे श्रमिकों में ईएसआई अधिकारियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। मंडल अध्यक्ष अतुल ने कलेक्टर को बताया कि सहायक श्रमायुक्त मेघना भट्ट की मध्यस्थता से मामले का समाधान हो सकता है। अतिशीघ्र सहायक श्रमायुक्त उद्योग प्रबंधन व ठेका श्रमिकों की त्रिपक्षीय बैठक आहूत की जाएगी। ठेका श्रमिक ने कलेक्टर से कहा कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ठेका श्रमिक आंदोलन की राह पर होंगे और 1 अप्रैल से उद्योग के पावर हाउस गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। गेट पे आगे बढ़ जाएंगे। कि मेघना भट्ट से एक बार इनकी मीटिंग करानी और इंडस्ट्री उनके बीच में समाधान हो जाए, कम से कम 10-12 हाजिरी इनको मिलने लग जाए, तो तालमेल बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री सरकार ठीक है, मैं तो निकालता हूँ। प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर साहब से मिला था, क्या है मामला? ठेका श्रमिक हमारे बंधुवर हमसे मिले और आग्रह किया था कि जो इंडस्ट्री और इनके बीच एक तालमेल वाला विषय है छुट्टी को लेकर, अभी सभी लोगों को ठेका श्रमिकों को बुला नहीं रही इंडस्ट्री, और इनकी मांग है कि कम से कम 10 से 12 हाजिरी मिले ताकि भरण पोषण की एक व्यवस्था जम पाए। और फिर इनकी एक मांग थी कि ईएसआई डॉक्टर वह इलाज करने में कुछ आनाकानी कर रहे हैं और इनको जो छुट्टी वो दे सकते हैं उसको देने में वो आनाकानी कर रहे थे। ये 2 विषय गंभीरता से हमें हमारे भाइयों ने बताया था, पार्टी कार्यालय पे आके बताया था। तो आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करके विस्तृत में उनको पूरी जानकारी दे के एक ज्ञापन भी हमारे ठेका श्रमिकों द्वारा दिया गया है। मैं खुद इनके साथ यहाँ मौजूद रहा और बात रखी है गंभीरता से, और ये आग्रह किया है कलेक्टर साहब से कि मेघना भट्ट जो इनकी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं उनसे बात करके इनकी एक मुलाकात उनसे हो जाए, साथ में इंडस्ट्री और इनके बीच में तालमेल हो जाए। निश्चित ये एक संकट की घड़ी है जिसमें ठेका श्रमिक अपना बहुत बड़ा अंश मेहनत का इंडस्ट्री को देता है और इंडस्ट्री के प्रोग्रेस में इनकी एक अहम भूमिका है।
जो हमें माननी ही पड़ेगी। जो इन्होंने आदेश किया था उन आदेशों पे इनका छोटा भाई होने के नाते मैं तत्परता से खड़ा हूँ और आज पूरी बात हमने की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लोगों ने कंपनी से बहुत मतलब कोशिश करा और अब हमारी क्या है, अब हम मजदूर तो मजबूर थे और हम गेट पे आने के लिए मजबूर हो गए और हमारे पास गेट पे आने के लिए करो और हमारे कोई स्थिति के अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए हम 1 तारीख को गेट पे सुबह 8 बजे आए रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, शासन प्रशासन गोली मारे चाहे जेल में डाले, लेकिन हम लोग घर पे मर रहे हैं, वही मर जाएंगे साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच। मीडिया लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस मामले को पूरे भारत में दिखाए, क्योंकि भारत के अंदर मजदूरों का नरसंहार हो रहा है, संगारी ने उनका नरसंहार हो जा रहा है, उनको घेर घेर के मारा जा रहा है और ये पूरी दुनिया ने देखा है। लैंक्सस उद्योग ने 6 लाख की मैजिक भेंट की और 30 लाख की बसें बता रहे हैं। इस वर्ष 1 करोड़ 6 लाख CSR फंड से खर्च बताया, लेकिन खर्च कहां किया इसकी जानकारी नहीं। लैंक्सस उद्योग द्वारा CSR फंड से 2 बसें भेंट करने की जानकारी मिली। मामले में विरोधाभास उस समय सामने आया जब स्नेह संस्था के प्रमुख ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्हें बस नहीं 8 सीटर मैजिक उपलब्ध कराई गई है। उद्योग के PRO तो फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, पर स्थानीय काम देखने वाले अभी भी दावा बस देने का ही कर रहे हैं। लैंक्सस द्वारा सर आपको 2 बस दान की गई, सर क्या मामला है सर पूरा सर? लैंक्सस ने स्नेह के कार्यों को देखते हुए उसे एक मैजिक टाटा मैजिक दी गई है जो 8 सीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्नेह दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है। लैंक्सस हमारे साथ डे 1 से जुड़ी हुई है और लगातार हमको सपोर्ट करती है। हाल ही में हमने उनसे कहा था कि हमको एक गाड़ी की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये मैजिक वैन, टाटा मैजिक वैन हमको प्रदान की है उनकी CSR स्कीम के तहत। सर मीडिया में प्रसारित किया गया कि आपको बस दी गई है। मैं इस पे इसलिए नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि ये प्रेस नोट चूँकि लैंक्सस से आया था, लेकिन हमारे को जो गाड़ी मिली है मैं उस बारे में बता रहा हूँ कि वो हमें मैजिक मिली है और वो टाटा मैजिक 8 सीटर है। थैंक यू।